अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया जी हमारा। कैफ 3 है हमारा और हमने बात शुरू कर रखी थी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, ऐसे ही है। वैसे अभी तक हमने पढ़ा क्या है? कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक बस हमने ये पढ़ा है, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, प्रॉफिट कंप्यूटेशन, डिसीजन मेकिंग करना। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी 3, ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक पड़ी थी, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच होते हैं। पीरियड कॉस्ट में सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट। बस। और सेल प्राइस कंप्यूट करने की बात भी हमने कर ली थी। हाँ बस। अच्छा, ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इससे। ये बेसिकली इसको मैं यूं कर लेता हूं कि ये कन्वर्जन और प्राइम कॉस्ट का टोटल नहीं है, चलो ये असल में इन 3 चीज़ों का टोटल था। क्या चीज़ भला? नहीं, जो मैंने अभी बोला था, जो मैंने अभी मिटाया है। जी हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये इन 3 चीज़ों का टोटल है। ओके। वो नीचे असल में लिखने से ना बच्चे कल कंफ्यूज, अपने फार्मूले निकाली जा रहे थे, अपनी कोई ना अपनी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग याद हो रही थी उनकी, खाम खाम। तो भाई ये तीनों प्रोडक्ट कॉस्ट हैं। बाकी इन 3 आइटम्स प्रोडक्ट कॉस्ट के जो हैं, इनको अगर आप इस तरह से देखें कि नहीं, मतलब क्या कॉर्नर प्लॉट रखना है तुमने अपने को, आगे हो जाया करो यार, कुछ नहीं होता, एक जैसी सीट्स हैं सारी। प्लीज़ ये कर लिया करें, डिस्टर्बेंस होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट के 3 आइटम्स में से अगर इन 2 को मिलाकर देखें तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, और अगर इन 2 को मिलाकर देखें तो ये कन्वर्जन कहलाती है। वैसे ये तीनों क्या हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये 3 क्या है? तीसरा कोई नहीं है। चलो बीच में वो फाइनेंस कॉस्ट भी होता है, वो पीरियड कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बस ये पढ़ा था। थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, परसेंटेजेस में कल पूरा लेक्चर लग गया था, आई एम सॉरी। चलें कोई बात नहीं। क्वेश्चंस ये शुरू किए थे, इनको ज़रा क्विकली देखते हैं। फिर आज हमने इंशाल्लाह बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़नी है। आप लोगों के बिहेवियर का सुन के आपका हासा क्यों निकल गया? आप लोगों का तो बहुत अच्छा बिहेवियर है, बिल्कुल पढ़ने वाले। सुबह सुबह आए होते हैं आप लोग, लेट भी आते हैं टाइम से भी। अब देखें बच्चे आई जा रहे हैं अभी तक। तो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़नी है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है बेटा, आप लोग ज़रा साथ साथ हो जाएं, सीट्स सवारियां बिठा लें। बाजी कंडक्टर बनाया होता है उन्होंने भाई, आप लोग भी बना के बैठे जगह। बच्चे आने वाले यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। प्लीज़ जहाँ ये हर बेंच पे जगह खाली रखें साइड। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दोनों मिलकर टोटल कॉस्ट बनती हैं। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल कहता है प्रोडक्शन की कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जर्स निकालें। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अब ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, बिल्कुल ही सिंपल, सिर्फ असल में बुनियाद पड़ रही है ना अब। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते थे, मतलब ये तीनों कॉस्ट आप यूं भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट तो कई हो सकते हैं, सवाल करने के कई तरीके हो सकते हैं सीएमए के अंदर, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि बस एक जैसा ही काम चलता रहे, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े आपको सवाल के अंदर कि कैसे सवाल शुरू करना है। तो ये 3 आप यूं भी कर सकते थे, 12 लाख जमा 12 मिलियन जमा 2 मिलियन जमा 8 मिलियन इज इक्वल टू दिस, उसका आंसर है, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट डाला कि यार टेबल बना लेंगे और ये तीनों कॉस्ट्स। अच्छी बात है, सॉल्यूशंस में तो शायद इस तरह से ना हो जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, लेकिन ज़रा चलो याद होने का माना चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर प्राइम कॉस्ट भी लिखता रहूँ तो ज़रा अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि 12 जमा 2 14 जो है ये प्राइम कॉस्ट है, और फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करें तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। फिर आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा था कि इसमें वो वर्क इन प्रोसेस अगर पढ़ा हो तो उसकी एडजस्टमेंट करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है, और फिर उसमें करें तो कॉस्ट ऑफ, वो देख लेंगे। एक सवाल फरमाइशी प्रोग्राम मैंने डाला हुआ है हैंड आउट में, एंड पे कर लेंगे जब आपको का वो जो है ना वो टाइम पास करना हुआ ना, गोली गोली करानी है किसी दिन, तो फिर वो सवाल करा दूंगा। ठीक है, अच्छा ओके जी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इनके सॉल्यूशंस नहीं है तो इनको मैं ज़रा क्विकली करना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन करेंगे क्विकली। ओके, यहीं कर लेता हूँ ताकि अगली बार इसके सॉल्यूशन, चलो ना भी डालें तो पढ़े तो हूँ यहाँ पे। Arshad Limited is a furniture manufacturer during the month ended 1000 tables were manufactured and sold। ठीक है जी, 1000 टेबल्स बनी है। अभी भी वो पर यूनिट में नहीं गया, अगर पर यूनिट पे चला जाए तो ये यूनिट्स हैं। इस मैन्युफैक्चरर, टेबल मैन्युफैक्चरर के लिए एक यूनिट एक टेबल है, ठीक है। मार्कर मैन्युफैक्चरर के लिए एक यूनिट एक मार्कर होगा। बल्ब मैन्युफैक्चरर के लिए एक यूनिट एक बल्ब होगा। एसी मैन्युफैक्चरर के लिए एक यूनिट एक एसी होगा। और कार मैन्युफैक्चरर के लिए एक, टैंक मैन्युफैक्चरर के लिए एक टैंक। हाँ, तो वो जो चीज़ बना रहा है। ओके, तो ये टेबल्स बना रहे हैं। वुड कॉस्टिंग 12 वॉज यूज, ये तो कर लिया था। चलो, वुड कॉस्टिंग 12 मिलियन वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर टेबल्स। अब चुप भी होता तो इसको हम, मटेरियल जो है वो डायरेक्ट ही होता है हमेशा, ठीक है, वेरिएबल होता है बेसिकली। डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं। होगा तो FOH है, प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा। बात, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। वुड कॉस्टिंग 12 वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर, इसको क्या कहता है जी, कंसिडर करो डायरेक्ट। बहुत अच्छी बात है। चुप भी होता तो यही करते, क्योंकि वुड बहरहाल ज़रूरी है टेबल के लिए, ठीक है, और वुड ही मेन कंपोनेंट ही वुड होता है टेबल का। तो मैं ये कह रहा था खामोशी केस में इसको आप डायरेक्ट मटेरियल ही कहते हैं। उसके बाद वेजेस ऑफ कारपेंटर्स मैन्युफैक्चरिंग द टेबल अमाउंटेड टू 2 मिलियन। अब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टेबल, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ही तो हैं, यानी कि वही डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ही तो हैं, ठीक है, और सही है, तो डायरेक्ट लेबर है। उसके बाद फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को हमने 0.5 दिया। ये फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, फैक्ट्री की कॉस्ट तो है, लेकिन डायरेक्टली मटेरियल नहीं है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यानी डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, FOH है। फिर पैकेज ऑफ नेल्स लिया आपने, नेल्स मटेरियल है जो टेबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे। पैकेज मतलब कोई एक बॉक्स ले लिया होगा ढेर सारे, उसमें कील होंगे, ठीक है, और कुछ और भी लिया है। अच्छा, बस यही है। अब है तो ये भी मटेरियल, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, तो शायद क्लियरली बता सकते हो। सिर्फ इस बात पे ना डटे रहा करें कि जो कॉस्ट एक पर यूनिट की नहीं निकल सकती, सिर्फ वही इनडायरेक्ट है। कोई भी उठकर कहेगा भाईजान 10 कील लगते हैं टेबल में, एक कील जो है वो 5 रुपए का है, तो 50 रुपए कॉस्ट है। कैसे नहीं डायरेक्टली ट्रेस कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था डायरेक्ट मटेरियल के लिए ना 2-3 बातें ज़हन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो जो है वो, चलो ठीक है, ट्रेसेबल हो, अच्छी बात है। उसके बाद हाँ, टोटल कॉस्ट में से सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो उसका हो, और वो शेप करता हो मटेरियल जो है वो। जैसे मैंने कहा था कि इस सूट के अंदर कपड़ा, ये कपड़े की ही वजह से ये सूट की शक्ल है, तो ये कपड़ा एक ऐसा मटेरियल जो इसको शेप दे रहा है। लकड़ी टेबल के लिए, सही है ना, तो जूते के लिए लेदर, तो ये इस तरह की चीज़ें। बाकी जो चीज़ें उसको जोड़ने के लिए, सूट के अंदर बटन लगा हुआ है, सूट के अंदर धागा लगा हुआ है, मटीरियल है, ठीक है। शायद आप इसको ट्रेस भी कर लें डायरेक्टली इन फुल टू एक सूट के ऊपर जी 10 नलकियाँ लगी हैं, निकाल लो कॉस्ट। लेकिन तीसरी बात भी जरूरी है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसको। इनसिग्निफिकेंट हो तो कहते हैं यार छोटी छोटी पत्नी कितनी चीज़ें होती हैं, उठाओ और इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल दो, ठीक है। तो नेल्स बिल्कुल मटेरियल है, लेकिन इनडायरेक्ट। और 1 मिलियन वॉज पेड फॉर फैक्ट्री रेंट एंड यूटिलिटी चार्जेस। ये क्या है? ओवरहेड्स। अब वही वाला काम देखो, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला सवाल तो ईजी है, ठीक है। चलो, लेकिन अब क्विकली करना है। रुपीज़ इन मिलियन कर दें, चलो 1000 कर लें, कोई फिगर तो हो थोड़ी सी। क्या है रिक्वायरमेंट? प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेबल्स, यानी 1000 टेबल्स, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 टेबल्स। अब सर ये लिखना ज़रूरी है, ऐसे बनाना, ओ भाई कुछ भी ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता, पेपर में जो मर्जी करना, लेकिन अभी जो इब्तिदा है तो इसके अंदर थोड़ा फॉर्मेट्स के ऊपर रहेंगे ताकि दिमाग में नक्शे वक्शे बनते रहें, ठीक है जी। तो वुड डायरेक्ट मटेरियल है, कितना जी? 2 मिलियन, 12 मिलियन, तो 12,000 कर देंगे। उसके बाद वेजेस ऑफ कारपेंटर हैं, डायरेक्ट लेबर जी 2000। इसका टोटल क्या कहलाता है? ये 14,000 प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर वही आ रहा है, तो वही चल रहा है, ऐसे लगता है वही सवाल है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े। ओ,
फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो है ये FOH की कॉस्ट है। लेकिन अब FOH की कॉस्ट के अंदर 2-3 आइटम्स हैं, तो चलो इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड सैलरी कितनी जी? 0.5 मिलियन, 500 यानी 5 लाख है ना, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, नेल्स, जो मर्जी नेल्स लिख लो, नेल्स की कॉस्ट, पैकेज ऑफ नेल्स, कुछ भी, सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल लिख दो जी। कितना? 300। उसके बाद जी रेंट एटसेट्रा 1000, 1 मिलियन टोटल बस। अच्छा क्या? अच्छा एक और काम भी कर लिया करें ज़रा, ऐसी तरह याद होती है ना ये चीज़ें थोड़ी सी, कि हमें फिर आगे जाके ना जब FOH का चैप्टर अब शुरू करेंगे तो FOH का सवाल में पड़े होंगे ढेर सारे, इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा माइंड के अंदर इतना सा ये पॉइंट भी, एक दिमाग के अंदर ये नक्शा भी बना हो कि FOH क्या होता था। हाँ जी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री या डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब ये दिमाग में नक्शा बना रहा हूँ बेसिकली मैं, ये बुनियाद इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बन रही होती है ना, ठीक है। तो अब FOH का चैप्टर शुरू हो, उसमें ढेर सारी चीजें गिवन हो, वहां पे जाके समझ ही ना लग रही हो कि FOH का एक रेट निकालना होता है या एलोकेशन करनी होती है, तो वहां जाके फिर ये ज़हन में ही ना आए कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ था, इनडायरेक्ट लेबर क्या थी। तो इसलिए FOH हेडिंग देकर लिखे भी सही और फिर इसका एक टोटल भी कर दो, जरा थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये फॉर्मेट बनता जाए। तो FOH का टोटल क्या है? 1800। अब ये देखो जी, प्राइम कॉस्ट प्लस FOH, कन्वर्जन तो नहीं ना, वो उस तरह से मैंने नहीं लिखा, इसको उस तरह से नहीं लिखा, उसे समझाया हुआ है जी। कितना? 15,800। ये है जी आपकी 1000 टेबल्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे वो ये मांग सकता था एक स्टेप आगे जाकर कि आप पर टेबल कॉस्ट बताएं, तो आपने क्या करना था, मैं कर नहीं रहा, सवाल की रिक्वायरमेंट से स्टिक कर रहा हूं, लेकिन जबानी बता रहा हूं। अगर वो कहता पर टेबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, तो 15,800 डिवाइड बाय 1000 कर देते। 1500 कितना आता है वैसे? 15.8 नहीं समझ आ रही, फुल अमाउंट से जरा बताओ, मुझे पता लगे एक टेबल मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक टेबल कितने बना? हाँ 15 मिलियन, 15.8 मिलियन डिवाइडेड बाय, करो ना 15.8 पूरा, 15.8 मिलियन पूरा करो ना, 15,800,000 मैं सादा सी बात पूछिए, मुझे बताओ एक टेबल जरा पूरे रुपयों के अंदर 15,800 यूं बोल दो। मैं ये कह रहा हूं कि 15.8 मत बोलो, इतनी सी बात है, उसी 15.8 को इंटू 1000 कर देते तो भी आंसर आ जाता है। मैं सिर्फ ये मुंह से आपको सुनना चाह रहा था कि एक टेबल कितने में बन रहा है जी? 15,800 में बनता है। अब मुझे पता लग गया मेरा एक टेबल 15,800 में बनता है, तो अब मैं अपने जहन के अंदर रखूंगा यार, अच्छा तकरीबन कोई जो है वो इसमें सेलिंग एडमिन के खर्चे भी डालने हैं, तो चलो यार कोई इसके अंदर अगर 10,000 का प्रॉफिट डाल लेना मजीद कॉस्ट ऐड करके, तो फिर हम जो है वो पहुंच सकते हैं सेल प्राइस। कितने का बेचूं टेबल, उसके लिए पता होना चाहिए कितने का बना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि सेलिंग एडमिन वगैरह के खर्चे कितने हैं, और फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके अपने कस्टमर को कोट कर देंगे कीमत। इतनी भी हाई कीमत नहीं कोट कर देनी कि अगली बार वो आए ही ना, इतनी भी लो नहीं करनी है कि आपके अपने खर्चे ही ना मीट हो, ठीक है। तो मुनासिब दामों के ऊपर, ठीक है, जायज़ मुनाफा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इसको यूं कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 था। अब बस ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये बस थोड़ी ये गैर महसूस तरीके से आपकी CMA की तैयारी हो रही है। CMA तो हमने शुरू तब करनी है, रोज़ी कहते हैं यही गल होंगी, मतलब CMA तब शुरू करेंगे जिस दिन वो मतलब ICAP वाला चैप्टर शुरू करेंगे जो पेपर में आता होता है। हाँ, लेकिन ये सारा कुछ हर चैप्टर में ही पढ़ा होगा, तो ये गैर महसूस तरीके से सब कुछ बीच में चल रहा होगा। तो क्वेश्चन 2 हो गया जी। चलो जी, हश पपीज वाले सवाल पे आ जाओ जी। HPPL प्रोड्यूस्ड 5,000 जूताज इन रिसेंट मंथ एंडेड 31 दिसंबर 23, ये जो अभी भी एंड हुआ है, उन्होंने 5,000 जूते बनाए थे, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। रिक्वायरमेंट, सॉरी मुझे आपने बताया नहीं कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, मतलब नहीं मुझे तो बताना था ना, मैं सवाल शुरू से शुरू कर दिया, पहले रिक्वायरमेंट तो पढ़ाओ मुझसे। रिक्वायरमेंट पास भी है तो क्या हो गया। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, अगेन अभी भी पर यूनिट पे नहीं गए, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, ये तो सारा कुछ ही मैंने बता दिया था यार। चलो, HPPL स्पेंड्स इतने ऑन ऑल डायरेक्ट मटेरियल, इतने वॉज पेड रेगुलर एम्प्लॉयज हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ शूज, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद ग्लूज, इनडायरेक्ट मटेरियल। शू मोल्ड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल कह लें, ठीक है, क्योंकि ये भी मतलब वो डाइयाँ बनती हैं और फिर उसके बाद नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो रही हों, ना उन्हें नॉन करंट एसिड कह रहे होते हैं, बस वो डाइज बनती हैं तो उनको एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है, ठीक है, एक बार हो गई, बस वो यूज़ होती रहेंगी, इस तरह की होंगी जैसे डिस्पोजेबल होती हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, इनडायरेक्ट लेबर है, FOH। ये इंपॉर्टेंट बात थी। 875 ऑन शिपमेंट ऑफ शूज फ्रॉम फैक्ट्री टू आउटलेट लोकेटेड थ्रू आउट सिटी। अब यहां पे आके ना जी, वो आपकी जो बात थी आपके काम आनी थी, ये वाली, कि उसने आपसे रिक्वायर क्या किया है, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मींस प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर उसने प्रोडक्ट कॉस्ट आपसे मांगी है, कॉस्ट तो ये भी है, ये क्या खर्चा नहीं है आपका, आपने उस ट्रक में भेजा सामान, तो उस ट्रक का किराया आपने जो दिया, ये आपके बिजनेस का ही खर्चा है ना, कॉस्ट तो ये भी है। लेकिन क्वेश्चन उसने कहा हुआ है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर तो ये खर्चा नहीं आता, ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ, अगर आपने मटेरियल लेकर आए थे आप अपने पास, तो मटेरियल को लाने पर आपका जो किराया लगा था, तो वो कैरेज इनवर्ड परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनता था। अगर वो होता मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल में बल्कि ऐड होता। अगर डायरेक्ट मटेरियल लाने पर लगा तो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होता। अगर नेल्स लाने के लिए, नेल्स वाला सवाल है, चलो, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल को लाने पे लगा तो इनडायरेक्ट में ऐड हो जाता, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी बातें ना लिखते रहा करें आप, ठीक है, तो सही है। तो यहां पर जहां पे सवाल चल रहा था ना, यहां पे एक स्टार लगा लें ताकि आइंदा कभी काम आ जाए। यहां स्टार लगाकर लिखें, कैरेज इनवर्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड, बल्कि यूं लिखें, कैरेज इनवर्ड मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनता है, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। जबकि ये पूरी बात लिख लेना। अब इस सवाल में तो कैरेज आउटवर्ड गिवन है, लेकिन हम दोनों लिख लेते हैं ताकि पर्चे में अगर दूसरा आए तो पता हो। क्या लिखवा रहा था मैं, कैरेज इनवर्ड मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करते हैं, जो कोई बात नहीं, अभी हर बार नया जुमला ही होगा, कुछ भी लिख लो मतलब समझ आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। अच्छा, अब ये कैरेज इनवर्ड का तो पता है ना, कैरेज का तो पता है ना, किराया, ठीक है। अच्छा, तो कैरेज इनवर्ड मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। और कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग एक्सपेंस है, और कैरेज आउटवर्ड पिज्जा हट वालों के लिए, एक तो यार मिसाल, माजरत यार, रोजे में अभी तो सुबह ऐसे इतना मसला नहीं होता पहली क्लास में, ठीक है, अभी सही मसला है। पिज्जा हट वालों के लिए जो डिलीवरी बॉयज की बाइक में पेट्रोल डलता है, जो आपके पास पिज्जा लेकर आते हैं, वो पिज्जा हट वालों के लिए एक सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये बस किसी तरह से लिखना है। और कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग एक्सपेंस है जो कि एक पीरियड कॉस्ट होती है, या यूं भी लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। बस अपने अल्फाज में लिख लिया ताकि कल को ये दोनों भी आ जाए ना तो आपको पता हो, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड क्या है, एक सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। यूं कह लें या यूं कह लें, ये पीरियड कॉस्ट, दोनों बातें सेम, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे देखें जी, 12,000 ऑन अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। आगे कहता है, a loan of 5 million was borrowed from a bank at an annual interest rate of 10%। तो 5 मिलियन का 10% कॉस्ट तो है, लेकिन अगेन वही बात, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक सैलरी ऑफ 15 प्लस कमीशन वॉज पेड टू सेल्समैन वर्किंग इन डिफरेंट आउटलेट्स। तो ये भी क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है, ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो इजी थे, लेकिन वो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों अगर सवाल में आ जाएं
तो धोखा ना खा जाना, कैरेज इनवर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि उसने मटेरियल में, आपको पता है ना, परचेज मटेरियल करो तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे तो ऐड होगा, कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐड होगा, पोर्ट ड्यूटी है तो ऐड होगा, इन्वेंट्रीज, याद आ रहा है कुछ कुछ IS2? ओके, तो बना लें फिर, अब इतनी बात हो गई है तो अब तो 2 मिनट ही लगने। ये सिर्फ हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं जी अपने ना एक्सप्रेशन में, अपने जो है वो कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द शूज़, अगेन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने शूज़ किया ऑफ 5000 शूज़। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे तो चलता रहा तो आज भी ये सवाल होते रहेंगे। कोई नहीं, सोल्यूशन वाले ना वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, सोल्यूशन वाले जो है वो सिर्फ डिस्कस कर लूंगा अगर कोई मसला हुआ तो। ओके जी, शुरू होते हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 84,000 में कर लें, 1000 में हो जाएगा ना, पॉइंट तो नहीं ना आएगा कोई, आ भी जाए तो मसला कोई नहीं होता वैसे, लेकिन चलो इब्तदाई इश्क है ना अभी जी। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर 2.4 मिलियन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2400, हाँ वही बात है, बोल बेशक वैसे दूँ, लिख ऐसे ही लूँगा। ये दोनों मिलकर क्या बनेगी कितनी, हाँ वो मैंने भी पता है, अगली गल फिगर दसो जी, 10892, ये प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा खर्चा है जी, अब ओवरहेड शुरू हो जाएंगे। चलो, FOH फैक्ट्री ओवरहेड्स क्योंकि मल्टीपल हैं तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। बार बार देखो एक ही तरीके से काम करी जाना है, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, थोड़ी तरतीब भी सामने आ जाएगी। तो ये शुरू से ही इस तरह की तरतीब हम बना के रखते हैं, आदत शुरू में ही डालनी पड़ती है अच्छी, और आदत शुरू में ही पड़ जाती है बुरी, यानी बुरी आदतें पड़ती हैं और अच्छी पढ़ाई नहीं जाती अच्छा अपनाई जाती हैं। ओह माय गॉड जी जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलें, सबसे पहले क्या है, ग्लूज, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है जी, लिखें जी ग्लूज लिख लें, इनडायरेक्ट मटेरियल लिख लें, बल्कि यूँ मैं लिख देता हूँ आपको भी ज़रा याद होती रहे बात, इनडायरेक्ट मटेरियल, IDM समझ रहे हो ना जी, ग्लूज, इंटरनेट डाउनलोडर जी 200। नेक्स्ट, शू मोल्ड्स, अब इसको आप कहोगे जी क्या कहें, मटेरियल ही कह दें जी, मोल्ड्स जी 220। नेक्स्ट, सिक्योरिटी गार्ड सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर, कुछ दोनों लिख सकते हैं ना, सिक्योरिटी SG सैलरी 320। नेक्स्ट जी, अदर ओवरहेड्स, और तो कोई नहीं है ना, तो अदर ओवरहेड्स में जी वो बिजली का बिल हो सकता है, उसके अंदर जो है वो रेंट ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, उसके अंदर इंश्योरेंस, थोड़ा जेन भी बढ़ाते जाए ना, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, उसके अंदर जो है वो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, ठीक है। तो अदर ओवरहेड्स कितने हैं जी टोटल, अच्छा उसके बाद, अच्छा ये छोड़ दिया हमने, उसके बाद ये भी छोड़ दिया हमने, और ये भी छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो देखें जी, जो भी चीज़ आपने इग्नोर किया करनी है ना, उसके बारे में आपने बता दिया करना है, थोड़ी आदत अभी से बना लें, ठीक है। तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना से लिख देंगे, सिर्फ इतना से कि शिपमेंट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बस सिर्फ इतना से लिख सकते हो, मुश्किल नहीं है। वैसे यहाँ पे सोल्यूशन में नहीं लिखा होगा, सोल्यूशन तो है नहीं खैर, लेकिन कोई नहीं, अगर आप लिख लोगे तो कोई नहीं, आपको डेथ नहीं पड़ेगी जी। इसका टोटल बता रहे हो 200, 860,
तो ये जनाब हमारे ओवरहेड्स का टोटल आ गया 860। और उसके बाद अब जी 1152। अब वो नहीं आगे गए, अगर जाते तो आप डिवाइडेड बाय 5000 करते तो आपको, वैसे कर दें, बता दें मुझे कितने का एक जूता पड़ रहा है इनको, मुझे भी पता लगे, बेचते तो बड़ा महंगा है। पड़ रहा है, ये वो वाला पड़ रहा नहीं है जो आपको पड़ रहा होता है घर पे अम्मा से सुबह, उठ सैरी ली। क्या कह रहे हैं? 2000 की इनको, ये चलो 2300 दी पै गई, फर्क क्या पड़ता है। नहीं, वो 1000 में उन्होंने आंसर दिया है, ठीक है ना। तो 2300-2400 की ये जूती बनाते हैं, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट है। फिर इसके अंदर इनकी बेचारों कुछ पीरियड कॉस्ट भी होती होंगी, फिर इन्होंने कुछ प्रॉफिट भी तो कमाना है, तो इसीलिए वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार की, तभी तो इतनी महंगी भी बन रही होती है बेचारों की। तो फिर थोड़ा सा खर्चे डाल के ये 5-6 हज़ार से तो इनकी जूती शुरू हो रही होती। ठीक है, चलें आगे, मुक्के नहीं हले। ओके, ये आखिरी सवाल है, असल में तो ये सवाल है 5वां जो करना है। चलो चलें चलें चलें, कोई नहीं। अल्फा लिमिटेड जी, क्वेश्चन नंबर 4। सुकून से, हमने क्या, हमें क्या जल्दी है, क्या जल्दी कोई नहीं, हमें कोई चक्कर ही नहीं है जल्दी वाला जी। एस्टीमेट प्रोडक्शन कॉस्ट, वही काम सवाल पढ़ते हैं जी। अल्फा हैज़ टू सबमिट अ बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर, इनको कोई स्पेशल ऑर्डर आया है बच्चों, ये ना डिसीजन मेकिंग के अंदर एक पूरा टॉपिक है। ये कोई स्पेशल ऑर्डर आएगा कस्टमर से और वो आपसे कहेगा कि बताओ क्या प्राइस देनी चाहिए इसको, अगर इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बुनियाद के अंदर थोड़ी थोड़ी इजी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बस फिर आपको उस टॉपिक के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको ये काम भी आता होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ कॉस्ट निकाल रहे थे, तो चलो ज़रा साथ में ये भी काम हो जाए। तो रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, पहले रिक्वायरमेंट ही तो पढ़ी है, सारी नहीं पढ़ी मैंने, चलो एक तो मिल गई ना, फिर सवाल शुरू कर लेते हैं। वैसे उसने क्या कहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्राइम कॉस्ट निकालो, कन्वर्जन कॉस्ट निकालो। अब ये अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। चलो वो बी और सी को बाद में भी अलग करके लिख देंगे, अपने फॉर्मेट को नहीं छेड़ते, क्या ख्याल है? ठीक है, यूं भी हो सकता है आप प्राइम कॉस्ट निकालें, चलें देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेट करना है बिड प्राइस को, कि कितना, क्या प्राइस कोट करें। बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है कि जी अब मतलब भाई ने जो है वो शादी का फर्नीचर बनवाना है अपनी, तो फर्नीचर वाले के पास ऑर्डर प्लेस करने गया, तो फर्नीचर वाले ने आगे से कीमत कोट करनी है ना, ठीक है। तो वो वन ऑफ स्पेशल ऑर्डर है। नहीं तो तुम खुद बनवा लेना ना, कुछ तो शर्म करो जी। Alpha Private Limited has to submit a bid for a special order to supply 10,000 units of ceramic salad bowls। ठीक है, बाउल्स हैं, सैलेड नहीं साथ देते। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स, इस बात में भूख लग जाए आपको तो मैं क्या करूँ, वो प्याले हैं जी, सिरामिक बाउल्स कह रहे हैं सर, सैलेड का नाम ही ना लें। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और FOH कॉस्ट जो है वो 120% ऑफ, यानी वो यूं कह रहा है कि अगर आपको 100 रुपया जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी पड़ती है, तो 120 रुपये आपको उसकी उसी की। तो अगर 200 रुपये आपका लगा डायरेक्ट मटेरियल पे, FOH का चैप्टर अब आ रहा है इंशाल्लाह, 2 दिन में इंशाल्लाह होपफुली, जैसे ये बेसिक खत्म होती है तो उसके अंदर सबसे पहला काम यही बताऊंगा, ये जो बेसिस होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से ओवरहेड की बेसिस अक्सर होती हैं कि जी वो फलां चीज़ के इतने % ओवरहेड्स होंगे। यूँ लोग बोल देते होते हैं कि जी अगर लेबर 1 घंटा काम करती है तो हमें बिजली का बिल और गैस का बिल और ये सारे खर्चे डाल के इतना खर्चा हो जाता है। 2 घंटे वो बैठे रहे फैक्ट्री में तो ओवरहेड्स का इतना खर्चा आता है, ये उस तरह से बात चल रही होती है, ठीक है ना। तो कॉस्ट के परसेंटेज। उसके बाद इन ऑर्डर टू सेट बिड प्राइस कंपनी विशेस टू ऐड प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 40% ऑन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी अब 1 बाय 1 फिर। सबसे पहले उसने कहा है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। मैं ये ABC अलग अलग है ना बेटा, तो ये अलग अलग करने के लिए फिर अब मैं वो वाला काम नहीं करता कि प्राइम कॉस्ट अलग करूं, ठीक है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। A पार्ट है जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जी जल्दी से बोलें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है?
चलो अब ये तो रुपीज़ में ही कर लो यार। 70 केड़ा फर्नीचर बनवा रहे हो पाए तुम 7500। अच्छा जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 10,100। अब मैं यहाँ प्राइम कॉस्ट अलग नहीं करना, वैसे भी अलग करनी है, बार बार भी डबल करना पड़ेगा। ये दिमाग आपका जैसे चलता जाए, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा कई तरीके हो सकते थे, आप इसी एक टेबल को भी ऐसे अरेंज कर लेते, कॉस्ट ही पूरी करनी है ना, लेकिन फिर टोटल भी दिखाना था, टोटल एंड पे आ जाता। उसके बाद आप प्राइम कॉस्ट टोटल करते, लेकिन फिर आपको कन्वर्जन के लिए वहाँ से डायरेक्ट मटीरियल, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे कुछ मुचोला हो जाना था। तो बस इजी रख के करें जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? अच्छा 10,100। उसके बाद FOH कॉस्ट 10,100 का 120%, 1.2 कर लो या 120% कर लो, एक ही बात है। 1.2 ठीक है जी। तो आपके पास और तो कोई खर्चा नहीं है, तो ये आपकी है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जी। अच्छा आप लोगों ने घर पे ये सवाल किए थे ना? किस किस ने किया होमवर्क? अभी ज़रा पहले हफ्ते में ना सब कर रहे होते हैं तो चेक नहीं करता मैं, तो बाद में भी कभी कभी होता है, लेकिन वो सरप्राइज चेकअप होता है, तो फिर उसके बाद इलाज भी होता है जो मरीज़ निकलें तो चेकअप के बाद में। ठीक है। अच्छा तो अभी तक जितने सवाल हुए इनका आंसर सही आ रहा है? वैसे सोल्यूशन कभी ना होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब सोल्यूशन क्या करें वो तो अब नहीं रोक सकते। अब आप ये कर लें कि आप अपने फ्यूचर के साथ अगर सीरियस हैं तो कभी भी सवाल को एक बार पूरा करने से पहले मत देखा करें। फंस गए हैं कुछ फिगर 1 2 3 अपनी मर्जी से अज्यूम करके आगे चले जाएं, ये आदत डाल लेंगे तो अभी डाल लेंगे तो फ़ायदा है। ठीक है, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, चाहे इस दफ़ा जैसा भी आए। और अगर वो आदत नहीं होगी तो फिर बेटा लग गई तो रोज़ी, ना लगी थे रोज़ा। अच्छा कहाँ थे हम? ए हो गया जी। ये ए हमने टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दी है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, ऊपर सिर्फ ए लिख दो, जो मर्जी है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। अच्छा अब इसी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को ना ए पार्ट से हम यूज़ कर लेंगे आगे, अगर कहीं इसको यूज़ करना पड़ा तो। ठीक है ना, तो दूसरा पार्ट बना लेंगे। फिलहाल तो आगे चलते हैं। आगे कहता है प्राइम कॉस्ट निकालो और कन्वर्जन कॉस्ट निकालो। अच्छा जी, तो बी पार्ट क्या है जी? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के लिए ये टेबल बार बार बनाई जा रहे हैं सर, तो कोई बात नहीं, आप ना बनाओ। अब प्राइम कॉस्ट में कौन सी दो चीज़ें होनी है जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतनी बेसिक हैं कि टाइम ज़ाया हो रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होने दो। आज 10,100 17,600। ओके जी। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है जी? कन्वर्जन कॉस्ट निकालो। तो सी पार्ट यहाँ कर लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है जी? हाँ, डायरेक्ट लेबर और FOH की कॉस्ट। बस ये चीज़ें पक्की करानी थी ज़रा बुनियाद में ही जी। डायरेक्ट लेबर है 10,100 रुपये और FOH 12,120। तो ये ना अब एक जगह पे अगर करते ना तो ये थोड़ा सा ऐसे जी। टेट्रा 2, टेट्रा कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख दूँ काट के? अच्छा 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 अच्छा, अंग्रेज आप लोग हैं जी। टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, मेरे जैसे को क्या पता। 2 को कितना कहते हैं? बाई। तो लेग बाई को फिर क्या कहते हैं? डी। क्या चाहिए जी? बिड प्राइस। बिड प्राइस निकालनी है। बिड प्राइस के बारे में उसने कहा है कि हमने कॉस्ट के अंदर, अब ये किसी भी तरीके से आप कर सकते थे, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो बिड प्राइस है, यानी बिड प्राइस का मतलब क्या होता है? जो आपने सेल प्राइस सेट करनी है, जो आपने कस्टमर को ऑफर करना है कि जी आपको इतने में हम फर्नीचर बना देंगे, तो वो बिड प्राइस के लिए कहता है कि कंपनी विशेज टू ऐड अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 40%। तो मार्कअप है मतलब ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट का 40%, तो कॉस्ट तो अभी निकाली है, तो बेहतरीन हो गया। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ₹29,720। इसमें आप ऐड कर दें प्रॉफिट, और वो कितना है जी? 40% है। ठीक है जी, इसी टोटल कॉस्ट का 29,720 का 40%। ठीक है, अब ये मार्जिन भी हो सकता था,
उसके लिए फिर आपके पास वो सेल प्राइस नहीं थी तो आपको एक्स अज्यूम करके चलना पड़ता, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बुनियाद पड़ गई, यानी कि हाथ पाँव मारने आ गए ना आपको, बस थोड़ा थोड़ा सवालों के अंदर काफ़ी है जी। तो आपने ये भाई को, फर्नीचर वाला जो भाई हम बैठा है, उसने इस भाई को इस फर्नीचर का क्या रेट कोट करना है, 600, और फिर इसने कहना है यार उतले 8 से छड़ दो, है ना। चलिए ये क्या है जी हमारे पास, बिड प्राइस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, समझ में आती है बात। चलो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 5-7 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मैं डिस्कस करूँगा, ताकि फिर हम आज वेरिएबल, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी तसल्ली यहाँ से होगी तो ही आगे जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी करें हम, वैसे सवाल कोई इतने काम के हैं कोई नहीं, इजी थे, हो गए थे सवाल। ये 10th में शायद मसला आया हो, इसमें भी नहीं किया ही नहीं। ओके शुरू करते हैं। ये इसमें ना बस तीसरे चौथे नंबर पे एक सवाल आना है जिसमें थोड़ी कन्वर्जन भी करनी पड़नी है, तो वो थोड़ा सा मैंने आपको असल में सिखाना है, प्लस ये काम जो है वो आपका सारी कॉस्ट में आगे चलते ही रहना है, ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो तो मटेरियल आपको वो देगा जी 1 यूनिट पे इतना लगना है, और मटेरियल किलोज़ में लगना है, और 1 किलो का ये रेट है, इस तरह की कन्वर्जन्स आपको करनी पड़नी है कि किलो के अंदर मटेरियल ख़रीदा जाता है और आगे केजीज़ में लगता नहीं है, ग्राम्स में लग रहा है। आप आर्ली पेमेंट कर रहे हैं लेबर को और आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर मिनट्स लग रहे हैं। तो ये कोई 3-4 मशहूर जो कन्वर्जन है ना, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मीटर, सेंटीमीटर, तो सही हो गया ना। ओके अलाइनमेंट गलत हो गई है यार, साहब ना बनन देना मैनू तुसीं, इस तरह ही ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी, तो अब ये कन्वर्जन है ना मशहूर 3-4, ये आपको करनी पड़ेंगी। अब ये नहीं कि आपको सर हम इंजीनियर हैं जी कि हम जो वो ये चीज़ें निकाल रहे हो, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, लीटर, ये क्या होता है, और 3-4 याद रख लेना भाई, इतना को पता होना चाहिए, कॉमन सेंस भी होती है, ठीक है, पता होता भी है नॉर्मली इतना तो। अच्छा जी, तो जी बच्चों, अब यहाँ पे ना कहानी इस सवाल के अंदर असल में जो मैं ज़बानी बताता है ना बात, इसमें उसको भी फोकस किया गया था कि आप पर यूनिट कॉस्ट भी निकालें और टोटल भी निकालें, क्योंकि जो अगले सवाल होमवर्क में थे ना उनके अंदर फिर दोनों बातें पूछना शुरू कर दी गई। तो ये मैंने कल करवा के इससे आगे वाले होमवर्क देने थे। चलो खैर, अब ये सारा टाइम आप खुद देख लें, आधा पौना घंटा पिछले दिन का काम करते रहते हैं जी। आ कंपनी प्रोड्यूस्ड, रिक्वायरमेंट पढ़ ली थी ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एंड इन टोटल, यानी कि पर यूनिट भी निकालो, पर सूट, ठीक है, और टोटल में भी। तो कंपनी प्रोड्यूस 5000 सूट्स, इनका 1 यूनिट 1 सूट है, ड्यूरिंग द पीरियड ईच सूट रिक्वायर्ड 3 मीटर क्लॉथ विच इज परचेज, आमिर भाई विच इज पर, जाग रहे हैं ना, आंख लगी थी थोड़ी सी, हल्की सी लगी थी, तो आज के बाद इधर बैठा करो, हाथ के नीचे जी, चपेट लगे ताकि जी। ईच सूट रिक्वायर्ड 3 मीटर क्लॉथ विच इज परचेज फ्रॉम अ सप्लायर, आजम मार्केट से खरीदने जाते हैं ये, एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर मीटर। अब लिबर्टी का रेट है, अच्छा ये सुने इधर, एक सूट के ऊपर 1500 का मटेरियल लगता है, नहीं, एक सूट पर 3 मीटर कपड़ा लगता है और हर मीटर 1500 का आता है, तो एक सूट पर 4500 का मटेरियल, 4500 का कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने ना ये वाला फॉर्मूला जहन में रखना है, रेट गिवन होगा और क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट गिवन होगी, इससे आपके पास निकल आएगी कॉस्ट पर यूनिट। मैंने क्या क्या किया अभी यहां पर, ये क्या है 1500 रुपया पर मीटर, सॉरी पर सूट ना, पर मीटर ये सही, पर मीटर इंटू 3 मीटर्स पर सूट, ठीक है। तो ये बस चेंज करते जाएंगे,
मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी लेबर के 5 घंटे लगते हैं इस एक सूट को सीने में और हम 1 घंटे के अगेंस्ट उनको 100 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 100 रुपये के हिसाब से उनको घंटा पे करते हैं, ठीक है। तो फिर रेट क्या है, ₹100 पर आवर। और कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, 5 आवर्स पर सूट, 5 आवर्स पर सूट। तो फिर कितनी टोटल कॉस्ट बन गई, 5 × 100 500। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये ज़हन में आपने रखना है कि पर यूनिट निकालना होगा तो पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ये काम करना पड़ सकता है। गिवन भी हो सकता है सवालों में, आपने देखा होगा पर यूनिट वो खुद ही करके भी दे सकता था, यानी वो सवाल में 4500 की फिगर दे दे, बेहतरीन हो जाएगा। और ये कह दे कि कपड़ा जो है वो 4500 रुपए का लगता है एक सूट पे, बेहतरीन। और अगर ना कहे तो हम खुद बना लेंगे 4500, ठीक है ना। तो यहां से क्या बना, ये 4500 क्या है, ये 4500 पर सूट है, ठीक है जी। और ये क्या है जी, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ओके। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने सूट्स प्रोड्यूस किए, 5000 ये सूट्स हैं। तो फिर हम अगली बात पर पहुंच गए, ठीक है, जो दूसरी। तो ये भी पर सूट भी रिक्वायर किया गया है और इस एक सूट 4500 में मटेरियल कॉस्ट पड़ती है 4500 एक सूट पर। और जितने सूट्स हमने बनाए, कितने सूट्स बनाए थे जी, 5000 सूट सिए थे। तो उन 5000 सूटों पे टोटल मटेरियल कितना, टोटल कपड़े की कॉस्ट कितनी आई, तो 5000 सूट्स से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज 22। अच्छा यार अब लिख दिया, ठीक है। ये इतने रुपए का तो भाईजान कपड़ा लगना है 2.25 करोड़ का, ठीक है। 5000 सूट भी तो हैं, फिर आगे हिसाब लगा लो ना। अच्छा कोई बात नहीं है, तो एक सूट भी तो कितने का बेचना है आपने, आगे ये तो देखो ना, ठीक है। 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार के आप सूट बेच रहे होते हो। खैर 6-6 हज़ार की बेचना, फिर सूट पहले महंगा बन रहा है। लेबर तो बहुत सस्ती, तुम बताया तो 500 रुपये में एक सूट सिलवा लेते हैं और ओवरहेड्स 300 रुपये आ जाएंगे, तो बस ऐसे गिरा लेंगे। सबसे महंगी चीज़ क्या होती है, कपड़ा ही। भाई हम 15,000 का सूट बेच लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चलें आगे, ये हो गया काम। ये क्या है, अब इसको सवाल करना ऐसे है, उसने क्या कहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालो और इन टोटल। तो अब तो हम सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। वो तो समझाते समझाते ज़रा ऐसी अंग्रेजियाँ लिख, ब्रैकेटें लगा यहाँ पे। अब जी क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹1500 पर मीटर, यही था ना। और एक सूट पर, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में पर सूट या पर यूनिट लिख दूं जरा, पर यूनिट, जरा ये जरा यूनिवर्सल है ना, ठीक है। पर यूनिट, और यूनिट एक सूट है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पर कितना कपड़ा लगता है, 3 मीटर, और 1 मीटर का क्या रेट है, ठीक है। तो 1500 पर मीटर, बल्कि यूं कर ले, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, कि एक यूनिट पर कितने मीटर कपड़ा लगता है, तो 3 मीटर पर यूनिट या पर सूट, जो मर्जी लिख लें। ये कपड़ा लगेगा टोटल, और 1 मीटर कपड़े का, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, छोटी छोटी बातें ही आप देखो, यहीं से ही हम ऐसे कर लेंगे, पहले ये लिख लेंगे, ज़रा इजी रहता है, ठीक है। इंटू ₹1500 पर मीटर। लो जी, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ₹4500 पर यूनिट। क्या है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर ओवरहेड अभी बाद में, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या कही गई थी, टोटल भी बताओ। तो भाई मसले को नहीं, टोटल इसी को यहां से आगे कर लें, अलग करना है अलग कर लें, अलग कर लें, क्योंकि उन्होंने अलग मांगा हुआ है। तो टोटल वैसे यहीं भी कर लें यार, ये पर यूनिट आ गया, इंटू 5000 यूनिट्स या सूट्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया जी, रुपीज कितना बताया था अभी आपने, 2 पेंटा 0 में भाई पहुंच गए हैं। अच्छा सही है जी। नेक्स्ट चलें, अब थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अब बेस थोड़ी बन गई जी। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजेज 5 kg ऑफ मटीरियल एक्स विच इज परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 70 पर किलो ड्यूरिंग द पीरियड। 3000 यूनिट्स
वर प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट के ऊपर 5 किलो मटेरियल एक्स लगता है, ठीक है, और मटेरियल एक्स का 1 किलो 70 रुपए में आता है। जबानी करने लग गए अब तो आप, ठीक है, तो बुनियाद में ये काम कर लेने आसान होते हैं, फिर आगे जाकर आसानियां होती हैं आपके लिए जी। तो एक यूनिट पर कितना मटेरियल एक्स लगेगा? 5। 1 किलो ऑफ मटेरियल 5 किलो, और 1 किलो ऑफ मटेरियल एक्स कितने का आएगा? तो 5 × 70 350 रुपए का मटेरियल लग जाना है एक यूनिट पर, मटेरियल एक्स, ठीक है। तो उसने यही पूछा हुआ था नीचे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो और इन टोटल भी निकालो। तो ऐसे फटाफट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, बल्कि अब अलग अलग ही करेंगे। चलो पहले जरा एक तरतीब में कॉन्टिन्यूटी में सिखा दिया ना, अब वो चूंकि उसने अलग अलग बोला है तो मैं अलग अलग ऐसे एक बात ये दूसरी बात, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो एग्जामिनर की, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, पर यूनिट ना बेटा, मैं एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहा हूं, आगे उस पर यूनिट पर लगने किलोज हैं। किसने बोला पर केजी वाला? किसने बोला बताओ ना? ये हाँ, एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, अब यूनिट पर किलोज लगेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किलोज के रेट के साथ, ठीक है। तो एक यूनिट पर कितने किलो एक्स लगेगा? 5 लिखा हुआ सवाल में, ठीक है। तो 5 kgs पर यूनिट, और ये 1 किलो एक्स मटीरियल एक्स है ना, ये कितने का आ रहा है? ₹70 पर केजी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ₹350 पर यूनिट, ठीक है जी। ये अभी पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर मेरा इतना मटेरियल लग जाना एक्स। लेकिन उसने कहा है कि अगर आप इस पीरियड में 3000 यूनिटें बनाएं तो टोटल मटेरियल कितनी कॉस्ट करेगा आपको एक्स? तो हमने कहा जी अभी बताते हैं आपको। टोटल मटेरियल कॉस्ट कर लो, डायरेक्ट ही है, पता है आपको मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट जी। तो आप ये पकड़ें और पहले यूनिट्स ले लें जी। कितने यूनिट्स बनाए हैं टोटल? 3000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, और एक यूनिट पर 350 लग रहा है, तो 10 बस, ठीक है जी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो गई। एक ऐसे रिक्वायरमेंट एड्रेस करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं, टेढ़ा ना करें जी, ठीक है। चलें आगे। मेरे ख्याल में वो सवाल आ गया जिसका इंतज़ार है मुझे, अभी भी नहीं आया। आ कंपनी, अब लेबर वाला है, अभी भी वही वाला मटीरियल। आ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट अल्फ़ा, अब अल्फ़ा बना रहे हैं हम, विच कंज्यूम्स 3 लीटर्स ऑफ केमिकल जी, ठीक है जी। 3 लीटर जी के लगते हैं। ईच लीटर ऑफ केमिकल हैज़ अ प्राइस ऑफ 90 पर, अभी भी लीटर्स में ही काम है, यानी कि हमें लीटर्स में ही हमें रिक्वायर्ड है, और रेट भी अभी तक कोई मसला नहीं आया, ठीक है। चले 5000 यूनिट्स ऑफ अल्फा प्रोड्यूस हुए। थर्ड, जल्दी से अब वो मौका आ गया कि अब आप थोड़ा सा इसमें बोर हो रहे हैं, इसलिए आप अगला काम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओए होए मज़ा आ जाएगा। आज के जो होमवर्क है ना, मज़ा आ जाएगा उसमें आपको घर पे, हैं जी। यानी होमवर्क है, बता रहा हूँ है, बस इसको देखूंगा एक हद तक जाके ना, अभी 10-1 मिनट में जितना होगा बस ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कोई डिस्कशन हुई भी तो कल कर लेंगे, नई बात शुरू करें ना, थोड़ा सा स्पार्क तो आए क्लास में, हैं जी। हाई लो परसों नहीं, कल होगा, कल हो जाएगा होपफुली। अच्छा जी, परसों भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना यार, जो काम कर रहे हैं अगर वो पूरा हो गया तो फिर आगे चल पड़ेंगे, काम करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। नहीं छुट्टी नहीं है, ऑन है, नहीं है ऑन, सचमुच मैंने पूछा था, मैंने बल्कि उनको मशवरा दिया था, मैंने कहा अभी अभी आए हैं बच्चे और फिर आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही रहें, ठीक है। तो नहीं, आप लोगों ने आना है, ठीक है, हाँ, सब तशरीफ़ ले आइएगा, एक दिन के लिए डिस्टर्ब भी ना हो। आउट स्टेशन वाले तो वैसे ना जाए, और लाहौर वाले तो इतने ही होने आ जाना, पढ़ के टुर जाना, ओके। उसके बाद है ना इतवार, अच्छा चुप करें, केमिकल एक्स क्या क्या मांगा है उसने? मटीरियल कॉस्ट पर सूट है, ये कॉपी पेस्ट किया ना मैंने ऊपर से, है ना। प्रोडक्ट अल्फा
कितने यूनिट्स बनाएं, तो ये पर सूट नहीं है जी, ये सही कर लें प्लीज़। तो ऊपर वाला सवाल की रिक्वायरमेंट कॉपी पेस्ट हुई है, नीचे भी ना हुई पड़ी हो, चलो होगी तो सही कर लेंगे। कैलकुलेट एरर्स एंड एमिशंस आर एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, दोनों बात जी। कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एंड इन टोटल जी। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये तो आप कर ही लोगे वैसे, चलो 3 को माफ कर दें, 4 पे आ जाए, 4 भी देख लेता हूँ मैं। आ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बीटा विच कंज्यूम्स, नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा मसला है, ठीक है। तो ये करते हैं, यही करना, यही तो करना था असल में, इसका तो इंतज़ार था मुझे। उसके बाद वाला भी है, उसमें मिनट्स को कन्वर्ट करना है, उसके बाद वाला जो है उसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, वो भी अच्छा है, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये 3 सवाल अब करवाने हैं। ओके, नंबर 4, 3 कर लीजिएगा प्लीज़। कंपनी, अच्छा इसमें भी बच्चे ना मुझसे पूछेंगे अब मैसेज करके या जूम मीटिंग के अंदर ऑनलाइन वाले कि सर इसका आंसर तो बता दें। मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है अपने ऊपर कि सादा सी बात जो है उसका आंसर जो है वो निकाल लें, तो इसलिए लिख ही लेते हैं जी। मटेरियल कॉस्ट, चुप कर जाओ, मैं आगे वो चीज़ें नहीं लिखूंगा ना अब जी। 3 लीटर्स चाहिए जी के, और रेट कितना है, अब बस ऐसे तो कर लूँ ना कम से कम जी। 270 पर यूनिट, ये तो लिखना है ना, ठीक है जी। उसके बाद टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो टोटल यूनिट्स कितने बने हैं, 5000 यूनिट्स हैं। चलो ये लो, ऐसे ही करो, ये सही है, ये यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है। पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स कितने, 5000 यूनिट्स जी। हाँ किया नहीं, इनटू, अच्छा 13, ठीक है जी, क्योंकि बाद में उन्होंने पूछ ही लेना है फिर। तो जी 4, कंपनी प्रोड्यूसेस, उनके सवाल तो मैं लिख के लाया हूँ ना, जवाब तो फिर मैंने कभी नहीं लिखा, अभी पहली बार लिखा है, तो फिर अब एक बार लिखा गया तो चलो वो तो बंदा फिर रेफर कर देता है लिखा हुआ, ठीक है, अगली बार डाल भी देता है। आ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बीटा विच कंज्यूम्स 100 ग्राम्स, ये पता है आपको कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है जी। अच्छा 1000 ग्राम, तो एक बीटा पर 100 ग्राम ए लगता है, 100 ग्राम मटेरियल लगता है, और प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज ₹3000 पर केजी। अब ये मसला थोड़ा सा आ गया, ठीक है। आपको स्मॉल मेजरमेंट यूनिट से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे जाना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि जी 100 ग्राम आपका लगता है, ठीक है, तो 100 ग्राम अब आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स, चलो एक मिनट, सारा सवाल तरतीब से ही चला लेते हैं, ठीक है। सवाल की जगह रख लेते हैं 2 लाइनें, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझते हैं ना, ये स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आपने अगर लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लेकर जाना है, ये उलट बात है ना, सीधी बात क्या थी, लार्ज को स्मॉल में लाना है, क्या मतलब कि आप कहोगे कि जी 1000, चलो पहले इधर से कर लेते हैं, वो सीधी बात है ना, मुश्किल पहले ही देख लेते हैं जी। तो लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर जाना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा सवाल है, ग्राम्स आए हैं, हमने इनको लेकर जाना है किलोग्राम्स में, केजीज में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम कहेंगे जी, जैसे हमारा इस सवाल के अंदर है, बहरहाल हम जनरल लिख लेते हैं, यहाँ सवाल ऊपर अप्लाई ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा था, आप लोग समझ नहीं रहे थे, ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 1000 से तो यही आंसर किलोग्राम्स में अब आएगा। जैसे हमारे सवाल के अंदर वो कह रहा है 100 ग्राम लगता है, मैं कह रहा हूँ रेट केजी, दोनों तरह से हो सकता है, आप रेट को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरतीब रखेंगे, और वो तरतीब यही है कि हम जो है वो ये केजीज को, रेट को नहीं छेड़ा करेंगे, हम इस केजी को, मीटर को, लीटर को, इनको छेड़ लिया करेंगे, ठीक है। दोनों हो सकते हैं काम।
आप रुपीज़ गिवन है ना, वो केजीज का रेट गिवन है, 3000 को डिवाइड कर दें 1000 से तो आपका पर ग्राम रेट आ सकता है, तो 100 ग्राम के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। दोनों हो सकते हैं, लेकिन आज डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या करेंगे, हम इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो हो दोनों सकते हैं, लेकिन हम अब ये वाला करेंगे। गॉट इट? ठीक है, पार्ट 2 शुरू करना है आपने, ये सवाल करने देते यार, करें शुरू।